सबसे बड़ी पहली बात तो यह है कि ये केवल हमारी अकेले की समस्या नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जो आम जनता है सभी की ये समस्या है। क्योंकि सभी को मालूम है कि 70 से लेकर 80% तक दिल्ली अनऑथराइज्ड है, लेकिन अनऑथराइज्ड होने के बावजूद भी वहाँ पे प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है, एक रेट सेट किया हुआ है कि इतने रुपए गज के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी यूज़र को। जब आप स्टाम्प ड्यूटी लेकर रजिस्ट्री कर सकते हैं तो आप वहाँ का नक्शा क्यों नहीं पास कर सकते? आप अगर चाहें तो भाई 7% या 5% जो आप स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं उसमें 2-3% एक्स्ट्रा बढ़ा दें, या नक्शे का अलग से एक चार्ज रख दें, भैया इतने % चार्ज है, ये आप सरकारी फ़ीस जमा कराओ, आपका नक्शा पास हो जाएगा। आप नक्शा पास नहीं करते, जिसकी वजह से जो नगर निगम के अंदर अधिकारी लोग हैं उन्हें एक भ्रष्टाचार करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। नक्शा पास होगा नहीं, एंड यूज़र जो व्यक्ति है जिसने ज़मीन खरीदी है, जब भी वो अपना मकान दुकान अपनी जब भी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करता है उस पर फ़ौरन नोटिस आ जाएगा, जी तोड़ने का नोटिस है जी। क्यों? क्योंकि आपने नक्शा पास नहीं कराया। नक्शे के लिए अगला जाता है, कहते हैं यहाँ का नक्शा ही नहीं पास होता। अरे भाई साहब, जब नक्शा पास ही नहीं होता तो नक्शा कोई पास कैसे कराएगा? फिर वो सेटिंग शुरू करते हैं, इतने पैसे दे दो जी, इतने रुपये पर फ्लोर के हिसाब से दे दो जी, पैसा लेते हैं, बिल्डिंग बन जाती है। जो पैसा नहीं देता उसका ये हाल होता है। देखो पीछे, अब आप पीछे देख रहे हैं, ये क्या आपको बिल्डिंग दिख रही है कहीं से? ये केवल नींव डाली गई है, थोड़ी सी एक दीवार, क्योंकि पैसा नहीं दिया गया, हमने सेटिंग से मना कर दिया। हमारा नक्शे के लिए कार्रवाई चल रही है, हम कोर्ट भी गए, हमने अपनी साइड से पूरी कार्रवाई करी, उसके बावजूद भी ये केवल क्यों हुई कार्रवाई हमें नहीं मालूम, लेकिन एक पूरी इतने त्वरित तरीके से जो कार्रवाई हुई, हम इसके लिए हम ऊपर से ऊपर तक हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और खाली अपनी नहीं, हम पूरी दिल्ली के वासियों की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और सभी क्षेत्र के पूरे दिल्ली वासियों का हमें साथ चाहिएगा, आशीर्वाद चाहिएगा इस लड़ाई के लिए, क्योंकि हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है। और एक मैं आपके सामने और वादा कर रहा हूँ, जब तक दिल्ली का अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का पूरों का नक्शा पास नहीं होगा, इस बिल्डिंग का हम आगे कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे। ये आप सबके सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ, और हम इसके लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें ऊपर कहीं तक भी जाना पड़े। नीरज जी, कौन लोग हैं जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, मैं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ नहीं आता, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, हमारी टीम है जो देखती है। मैं डायरेक्ट किसी से भी नहीं मिला, ना कोई डायरेक्ट मुझसे मिला। सभी जो भी डिमांड्स होती हैं, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉपर्टी पे नहीं रहता, मैं दूसरी जगह ऑफिस बैठता हूँ, तो यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे ही सारी चीज़ों की बातचीत होती है। जो लोग डिमांड करते हैं सभी के नाम प्रवीण जी अभी आपके सामने सारी चीज़ें बताएंगे, और सब चीज़ों के हमारे पास प्रूफ भी हैं। अगर उन पे कोई प्रूफ है कि उन्होंने पैसा नहीं मांगा तो वो साबित करें। सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो टूटा हुआ, और इसी क्षेत्र के अंदर 50 जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, कहीं तोड़फोड़ नहीं है। सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि पैसा मांगा गया है। सर, निगम पार्षद का आरोप ये भी लगाया आप पे जी कि हमने कुछ पैसा नहीं मांगा उनसे, अगर मांगता भी तो खुद आते हैं हमारे पास। उन्होंने बुलाया भी है, उनसे मिलके भी आए हैं, वो सारे हमारे पास में प्रूफ हैं। अच्छा, और उन्होंने अपने आदमी भी भेजे हैं। पैसे की बात करें, कब की ये डील हुई थी, कब पैसा मांगा, क्या बीच बीच में आपको परेशान किया जाता था, और किसके पैसे की डिमांड की गई है? देखिए जी, मैं बताता हूँ, लगभग 6 महीने से पैसे की डिमांड चल रही थी हमारे साथ, क्योंकि पिछले जो यहाँ निगम पार्षद थे, इस कार्य को बंद हुए 1 साल के करीब हो चुका है। 1 साल पहले हुआ था जितना भी ये कार्य हुआ था। जब से नए निगम पार्षद आए, हमारे काम में अड़चनें आनी शुरू हो गई, लोग आने शुरू हो गए, यहाँ पैसे की डिमांडें शुरू हो गई, नोटिस आने शुरू हो गए एमसीडी के द्वारा। हमने बात करी, हमने अपनी कागजी कार्रवाई शुरू करी। हमने अपनी कागजी कार्रवाई जैसे ही शुरू करी तो उनकी तरफ से कार्रवाई और ज़्यादा तेज़ हो गई। पैसे की डिमांड आई, हमने मना कर दिया, जी हम ये सेटिंग वेटिंग, हम इस चीज़ में भरोसा नहीं करते, हम लीगल कागजी कार्रवाई से काम करते हैं, वो हमारी चल रही है। उसके लिए हमने स्टे वगैरह भी लिया, सब कुछ हमने करा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जैसे स्टे खारिज हुआ, तुरंत ही ये कार्रवाई यहाँ पर आकर इस प्रकार की हो गई। हम इसके ऊपर अपील पे भी जा रहे हैं, आगे अपील पे भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जहाँ तक हमारे को कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। कितने की डिमांड की गई? ये डिमांड वगैरह मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलूँगा, सब प्रवीण जी आपको बताएंगे सारी चीज़ें। एक बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट की डिमांड की गई थी, जो कि अगर छोटा भी होता शायद हम नहीं देते, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट मांगा गया जो हमारी हैसियत से बाहर है, हम नहीं दे सकते। हमने मना करा तो हमारे ऊपर ये सारी कार्रवाइयाँ कर दी गई। उनका कहना है कि वो ना आपसे मिले, ना आपसे कोई कॉल पे बात हुई है, और कोई अगर आपके पास कॉल डिटेल है या बात करने का कोई जरिया है तो आप बताइए, प्रूफ करिए। ऐसा मेरे से नहीं मिले हैं, मैं भी कह रहा हूँ, मैं कभी उनसे नहीं मिला, जीवन में आज तक कभी नहीं मिला। मेरा उनसे कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई मेरा उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी एक टीम हमारा सारा काम देखती है, और उनके पास भी लोग होते हैं और ये सभी सबूत अभी आपको प्रवीण जी आपको यहाँ पे अभी सभी सबूत देंगे।
नीरज जी, एक आरोप और आप पर लगाया जा रहा है कि आपकी जो धर्मपत्नी है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम इस समय ईडी और सीबीआई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई है, क्या इसी प्रकार से आरोप लगाते रहेंगे? बिल्कुल गलत बात है जी। ये पहली बात तो देखिए, निगम पार्षद मेरी धर्मपत्नी है, मैं उनके काम में बिल्कुल कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। वो अपना काम खुद देखते हैं, ये मेरे सभी क्षेत्रवासियों को पता है। हमने अपने क्षेत्र के अंदर एक चीज़ और कर रखी है, हमारे क्षेत्र में भी निर्माण हो रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने साफ मना करा है किसी को कोई एक पैसा नहीं देना, ना हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है। आप जाके देख लो, हमारे क्षेत्र की जनता से पूछ लो जाके आप। और उनके काम से या पार्टी से इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। और ये क्योंकि कंपनी का मामला है और मैं उस कंपनी के अंदर एक पार्ट हूँ, मनोज सोनी जी भी उस कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो क्योंकि कंपनी का मामला है, उसका पार्ट होने की वजह से मुझे यहाँ पे आगे आना पड़ रहा है। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम प्रवीण है। मैं इस कंस्ट्रक्शन को जब से शुरू हुई है तब से ही देख रहा हूँ, और ये कंस्ट्रक्शन लगभग पिछले 7-8 महीने से बंद हो रखी है, और इस कंस्ट्रक्शन को शुरू से एंड तक अभी तक मैं ही देख रहा हूँ, और जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं मेरे ही मद्देनज़र हुई हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, किस मुद्दे को? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यह कल यहाँ पर एमसीडी का बुलडोज़र चला है, और बुलडोज़र चलने का कारण एक ही रहा है, क्योंकि जो ये बिल्डिंग बन रही है इसके साथ कम से कम नहीं तो यहाँ पे 20-25 बिल्डिंगें और बन रही हैं। एक एमसीडी का कम्युनिटी सेंटर, उसके सामने भी एक 3000 गज की जगह बन रही है, जस्ट एक हमारे सामने भी बन रही है, एक इससे आप थोड़ा पीछे जाइए वो भी 2-2 हज़ार गज की साइडें बन रही हैं। अगर उन साइडों पे कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है जिस तरह का कल यहाँ बुलडोज़र चला है, तो इसका मतलब इसके पीछे प्रेस बुलाने का यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर क्यों बुलडोज़र चला। क्या लग रहा है कि कितने की डिमांड की गई थी और किसके द्वारा की? देखिए, डिमांड तो मेरे पास बहुत लोग आए, हर लगभग जैसा कि प्रीति जी, बहन प्रीति जी के बारे में पहले भी सब ये चीज़ें चर्चा में रहती है, निगम पार्षदों के बारे में बोला जाता है। यहाँ पे लगभग 3 या 4 जेई मेरे पास उनका नाम लेके आए। सबसे पहले एक नागर जी जेई हुआ करते थे, वो स्पेशली यहाँ आए, हम लोगों से बात करके गए। बात करने के बाद उन्होंने जब गेट से बाहर निकलने लग गए तो उन्होंने हमसे बोला, एक बार आप बहन प्रीति जी से मिल लीजिए, अगर इसका आप निर्माण करना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ के निगम पार्षद से मिलिए, उसके बाद ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद भी एक राकेश शर्मा जी आए, कई जेई आए, जितने भी जेई बदले गए सब मेरे पास यहाँ पे आए, अभी मीणा जी भी आए मेरे पास। तो जो उनकी डिमांड थी वो हम लोग पूरी नहीं कर सकते। आपके पास प्रूफ क्या है? क्योंकि कह रहे हैं कि प्रूफ लाइए, और अगर ऐसा होता है तो मैं आपकी हर पनिशमेंट क्या मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए। देखिए, आप इतने सारे मीडिया से इतने सारे लोग हैं, आप इस प्रूफ को खुद ही समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर 25 निर्माण चल रहे हैं, उसमें से एक ही निर्माण कार्य पे अगर बुलडोज़र चल रहा है जिसकी शुरुआत है अभी, तो इससे आप खुद समझ लीजिए ना। प्रूफ क्या वो दे सकती हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किसी को यहाँ पर नहीं भेजा मेरे पास? क्या वो ये प्रूफ दे सकती है उन्होंने किसी को यहाँ पे मेरे पास नहीं भेजा? मेरे पास भेजा होगा, डिमांड आई होगी, जब भी तो काम रुका है ये। अगर मैं उनकी डिमांड पूरी कर देता तो बात खत्म थी। फिर यहाँ पे भी जैसे कहीं बुलडोज़र नहीं चल रहा, यहाँ भी नहीं चलता। कल एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर कागजात पूरे हैं तो हमसे मिलें या फिर निगम से मिलें, क्योंकि कागजात कार्रवाई पूरी होती है तो निगम कुछ नहीं कर सकता, ना ही बुलडोज़र चल सकता। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी, मतलब 3 बार पहले भी वो निगम पार्षद रही हैं अन्य पार्टियों से। 2017 में वो चुनाव भी हारी हैं यहाँ से, तो बड़ी अच्छी बात कही है। उसके बाद उनके ही कार्यकाल में ये पूरी, आप कहीं भी अपना कैमरा घुमा लीजिए, सब अनऑथराइज काम चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं? फिर इसी निर्माण पर अगर बुलडोज़र चला, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि जिस समय यहाँ पे बुलडोज़र चल रहा था सामने ही लेंटर डल रहा था 1000 गज पे, वो क्यों नहीं, अगर टीम आई थी उसको वो क्यों नहीं दिखा? जब से वो इस यहाँ पर निगम पार्षद चुनेंगे, सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य तब से हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? इससे बड़ा एलिगेशन आपके हैं, प्रूफ करना भी आपका काम है। आपके पास प्रूफ ऐसे कौन से हैं जो आप प्रेजेंट करेंगे? नहीं, ये मामला कोर्ट तक भी जाएगा। मैं वो चीज़ें, जब जो भी चीज़ें प्रूफ करनी होगी मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा वो चीज़ें। यानी आप कोर्ट में प्रूफ बिल्कुल प्रूफ करेंगे, बिल्कुल प्रूफ करेंगे। सर, एक और बात, जब आपसे पैसे की डिमांड किसी ने की थी, क्यों पुलिस में सूचना क्यों नहीं गई? क्योंकि आप तो भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, क्यों सूचना क्यों नहीं? क्या ये सूचनाएं पुलिस में दी जाती हैं? आपने कभी सुना है कि ये सूचना भी पुलिस में दी जाती है कि फलाना आदमी हमसे पैसे मांग रहा है? ये सूचना कभी पुलिस में नहीं दी जाती। जेई के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? उनका कहना है कि जेई के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? किसने नहीं लिया जेई के खिलाफ एक्शन? आप लोगों ने। हमने जेई के खिलाफ एक्शन लिया, जब भी तो ये हुआ। जेई को जब हमने बोला कि ये पे सारे कार्य जो चल रहे हैं
कोई भी ऑथराइज नहीं है, उसी के बाद तो ये हमारे पे उल्टा एक्शन लिया होनी चाहिए। उन्हें एक्शन ने लिया, जो नागर हैं इनके एक्शन साहब उन्होंने लिया। अगर हम उनकी बात कहीं भी इधर से उधर करते तो ये तो शुरू से सब कुछ तोड़ के चले जाते। सर आपने इस बिल्डिंग के लिए नक्शा भी पास बनवाया या हमने नक्शे के लिए अप्लाई किया, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो एक एक करके सारी चीज़ें हमने पूरी करी हैं। और जब उनका मन करता है वो लोग स्टे दे देते हैं। 2 बार हमें इस पे स्टे मिला, उसके बाद उन्होंने स्टे खारिज कर दिया। उन्हीं पेपरों से स्टे मिला और उन्हीं पेपरों से स्टे खारिज कर दिया। मुझे भी नहीं समझ आया आज तक। उनका कहना है कि 20 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ और अब एक भी व्यक्ति मेरे खिलाफ नहीं आया। कोई आया हो तो बताएं। और लोगों से अपील की उन्होंने कि आप लोग के खिलाफ आए क्योंकि आप लोग गलत एलिगेशन लगा रहे हैं उनसे। तो मैं कुछ देखता हूँ कि कब वो दिन आता है जब लोग इसके खिलाफ आते हैं कि निगम पार्षद भी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। कि अगर सबसे बड़ा सबूत ये है कि इतनी सारी कॉलोनी ये बन कैसे गई है, आप मुझे बताइए ना, सामने कार्य कैसे चल रहा है। चलिए ठीक है, कल हमारी प्रॉपर्टी पे ऐसा हो, आज उन पे क्यों नहीं हो रहा, और प्रॉपर्टियों पे क्यों नहीं हो रहा? क्यों कम्युनिटी सेंटर के लिए दिलशाद गार्डन के सामने 3-3 हज़ार गज की जगह बन रही है? क्यों हमारे सामने 1000 गज का निर्माण हो रहा है? हर जगह निर्माण क्यों हो रहा है? अभी दिलशाद गार्डन में ही 3 शॉप्स गई हैं। मुझे तो ये भी सुनने में वहाँ के लोगों ने इनको पैसा दिया है। तो मैंने तो सुना है, मैं तो वही बात बता रहा हूँ ना। एक्चुअली क्या है, 2001 में ये 3 पॉकेट डीडीए ने नोटिफिकेशन किए थे। एक पॉकेट जहाँ नेक्सा का शोरूम है, उससे आगे बीकानेर और जुल्फ़े बंगाल, इस एरिया को जुल्फ़े बंगाल बोलते हैं। इस एरिया को उन्होंने नोटिफाइड करके अपना 2001 में डीडीए ने इंडस्ट्रियल लैंड इसको अपना पास कर दिया। उसके बाद हम इसका नक्शा हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था। तो हम अपना आदमी जाता रहता है, वहाँ सारी बातें होती हैं, पहले सारे पेपर डॉक्यूमेंट पूरे होंगे जब ही तो नक्शा पास होगा। उन्होंने कहा जी इसका नक्शा पास नहीं हो सकता, इसका लेआउट नहीं है। हमने उनको कहा, डीडीए को भी अप्रोच किया, हमने टाउन प्लानिंग को भी अप्रोच किया, हमने सब किया। हमने अपने नक्शे निकाले, जहाँ पर हमारी लैंड फॉल्स करती है वो नोटिफाइड हो रखा है। उसके लिए हमने इनके लिए रेगुलाइज के लिए प्लान डाले। इन्होंने बार बार हमें रिफ्यूज़ करते रहे कि जी ये अपना हमारा एमसीडी से हमारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट लगाते रहे। पहला इनका पॉइंट था जी ये रेगुलाइजेशन, हमने अप्लाई करी 2022 में। हमारी बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई थी कि साइट प्लान डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एडजेंटिंग प्रॉपर्टी एंड अबाउटिंग रोड, कॉपी ऑफ अप्रूवल लेआउट शोइंग द प्लान प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन टू बी सबमिटेड। इन्होंने ऐसे छोटे छोटे पॉइंट एफिडेविट जो सारे प्लान अप्रूव कॉलोनी में लगते हैं, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में लगते हैं, वो सारे एफिडेविट इन्होंने मांगे कि कंप्लीट ओनरशिप चेन दीजिए। हमने सारी इनको चेन दी, सारी चीज़ें दी। फिर इन्होंने मांगे कि जी करंट हाउस टैक्स, हमारा हाउस टैक्स जा रहा है, हमारे सर्टिफिकेट मांगे, सेस अमाउंट मांगे, फ़ोटोग्राफ्स मांगे। वो सब चीज़ें हमने इनकी फाइल्स में दोबारा दो बारी 3 बारी हम देते रहे। फिर हमने अपनी अपील लगाई। एक मिनट सर, हाँ मैं वो ये इन्होंने हमें 16/6 में एक नोटिस और भेजा। जैसे ही हमें ये पता चला कि भाई ये मैं एज एन आर्किटेक्ट हमें सब क्लाइंट को बाइलाज बताने होते हैं, इतना रोड छोड़ना है, इतना सेटबैक छोड़ना है, इतना फायर टेंडर के लिए छोड़ना है, इतना सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। हमें बाइलाज के बारे में पता है। तो हमने कह दिया जी इसका नक्शा वैसे तो नहीं पास हो रहा, इसको रेगुलाइज होगा। ऑलरेडी हमारे 3 कमरे 4 कमरे बने हुए थे, हमारा शेड बना हुआ था, ऑलरेडी शेड बना हुआ था। बल्कि यहाँ तक है कि 2001 से जितना ये एरिया डेवलप हुआ है तीनों पॉकेट का, और जो हमारे पॉकेट में हमारा तो नोटिफाइड एरिया में आ रहा है, हमारी प्रॉपर्टी नोटिफाइड एरिया में फॉल्स कर रही है। अदरवाइज जो प्रॉपर्टीज़ अमर ज्योति में, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो फॉल्स भी नहीं कर रही, वहाँ तक नक्शा बना हुआ है। कलेंदर कॉलोनी पूरी फ्रंट पे सारा का सारा वो सारा अनऑथराइज बना हुआ है। उसको कोई नहीं देखता कि जी क्या है क्या नहीं है। हमने उसके लिए उनसे टाइम मांगा। हमने कहा हमें अपने पेपर इकट्ठे करने के लिए 6 महीने का टाइम दीजिए,
हमने डीडीए को अप्रोच किया, हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच किया कि जी क्या ये है, तो उन्होंने डीआईडीसी के लिए कहा और उन्होंने ये कहा कि आप अपनी सोसाइटी बना के आ जाइए, आप एक अपनी सोसाइटी बना के आप आ जाइए और आप अपना नक्शा डालिए, लेआउट हम पास करते हैं और आप अपना बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करा लीजिए। अब मैं भी स्टैंडिंग कमेटी में भी जाऊंगा तो सारी यहाँ के सारे तो ओनर मेरे साथ आएंगे नहीं। जो हमारी RAW बनी हुई है, RAW के अकॉर्डिंगली मास्टर प्लान में ये कहा जाता है कि जी आप अपनी RAW बना के जो दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर आप एक अपना लेआउट बना के हमें दीजिए, हम इनको पास कर देते हैं। हमसे हमेशा बार बार हम बात करते हैं पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है, तो पॉलिसी। अब नक्शा पास है या नहीं है? अब इसके लिए हमने रेगुलाइज की फ़ाइल हमने लगाई थी, उन्होंने वो फाइल हमारी रिजेक्ट कर दी। अब हमने दोबारा और उसके फाइल में जो पेपर की कमी थी वो पेपर की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली और उसके बाद हम फिर दोबारा उनको अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब मेरे को भी आगे करने में, पेपर इकट्ठे करने में, जो इस एरिया को डेवलप करने में जो इसको डीडीए ने नोटिफाइड किया है, डीडीए से कुछ डॉक्यूमेंट मेरे को भी इकट्ठे करने के लिए वो मैंने तो उनको कहा भी कि जी मेरी फ़ाइल आप डीडीए भेजिए, मेरी फ़ाइल टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेजिए। मैं तो वर्बली उन्हें बोला भी। प्रॉपर्टी के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि धारा 336 के तहत स्वीकृत है। हाँ, स्वीकृत नक्शा जो धारा उसके स्वीकृत है, खाली वो हर प्रॉपर्टी के बाहर एक बोर्ड लगाया जाता है। हमने उसके लिए भी हमने अपनी एप्लीकेशन उसमें डाल रखी थी, अप्लाई किया हुआ था। अप्लाई करने में हम उसके जब अप्लाई कर दिया तो उन्होंने कहा जी इसका नक्शा पास नहीं हो सकता, तो फिर भी हम उस आईडी के लिए करते गए। आज हम उसको हमें ये वो करें, हम उसका पैसा जमा करा देंगे। जितना रिवेन्यू इस एमसीडी को इस प्रॉपर्टी से मिलना है, जितना टैक्स एमसीडी को इससे रिवेन्यू मिलना है, वो रिवेन्यू तो इससे मिलता ना। तो हमने क्लाइंट को पहले ही कह दिया आप रोक दीजिए, आप क्लाइंट को इसको हमने कह दिया कि आप रोक दीजिए, हम इसका नक्शा पूरा करा के रैप पैक करके और सब चीज़ें करेंगे। सर इतनी जानकारी आप दे रहे हैं, आपका परिचय? मैं आर्किटेक्ट भारत भूषण। क्या कुछ कहेंगी अभी ये जो दिलशाद कॉलोनी में जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर? अभी समाज सेवी जो नीरज गुप्ता है उन्होंने सीधे यहाँ पर आरोप लगा दिया है कि प्रीति को बहन प्रीति जी ने 2 करोड़ की डिमांड करी है और पर लैंटर 1 करोड़ की बात करती हैं, तो कितनी सत्य बात है और इन आरोपों को लेकर क्या कुछ कहेंगी? माइक लेके उनकी प्रॉपर्टी के बाहर अनाउंस किया मैंने। उन्होंने क्या बोला कि मैं माइक लेके उनकी प्रॉपर्टी के बाहर अनाउंसमेंट करने गई थी कि 2 करोड़ मुझे दे दो और मैं यहाँ तभी प्रॉपर्टी बनने दूंगी। कुछ तो बताया होगा कि मैंने कहाँ मांगे। कोई फ़ोन किया मैंने, उनके पास रिकॉर्डिंग होगी। आजकल तो सबके पास रिकॉर्डिंग होती है, आजकल तो मोची तक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, दूध वाला रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और वो तो इतने ओवर स्मार्ट लग रहे हैं, ज़रूर रिकॉर्डिंग की होगी। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए मैंने फ़ोन नहीं किया तो वो उनकी कल जो मैं वीडियो आप लोगों की सुन रही थी उसमें ये कह रहे थे जी घर बुलाया था, तो घर बुलाया था और मैंने डिमांड की थी, तो वो इतने महीने बाद क्यों कह रहे हैं? बाहर निकलते इनको FIR करनी चाहिए थी थाने में जाके कि प्रीति ने अभी इतने की डिमांड की, उसको गिरफ्तार करो। जब ये बाद में कह रहे हैं मैं ED जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, तो उसी दिन चले जाते। तो रास्ते तो सभी खुले हुए थे, तो आज की इंतज़ार क्यों कर रहे थे कि हथौड़ा बजेगा तब जाऊंगा, और हथौड़ा बजा इनकी प्रॉपर्टी पे तो दूसरे की इज्जत पे हथौड़ा मार देंगे? ये इन्होंने कैसे सोच लिया? मैं 20 साल मुझे हो जाएंगे काउंसलर बने हुए। मैं इतने साल से इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सबसे पहला मेरा जो टर्म था वो कस्तूरबा नगर से लेके JNK तक था, अब मेरा जनरल हॉस्पिटल से सीमापुरी तक है। एक भी शख्स कभी निकल के आया हो कभी रिकॉर्ड में कि मैंने कभी किसी के साथ बोला हो कि बिल्डिंग का मुझे कुछ दो, या उन्होंने मुझे दिया हो? आप जोन सा मर्जी इलाके से एक बंदा मेरे सामने ले आए, कभी तो आया ही होगा। अगर मैं करप्ट हूँ तो कभी तो आया होगा, कोई तो बाहर निकला होगा कि बहन प्रीति डिमांड करती है। और अगर इतनी मैं डिमांड करती होती ना तो पहले 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल और फिर 5 साल, आज चौथी बार जीत के ना आती। मेरे लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं उनके लिए अपनी जान तक देती हूँ। मैं सड़कों पे खड़ी हो जाती हूँ, मैं बुलडोज़र के आगे भी खड़ी हो जाती हूँ उनको बचाने के लिए। ये तो मुझे मिले ही नहीं कभी। मैं तो एक दिन मुझे DC ऑफिस में ये शख्स मिले जो कल TV में आपकी उसमें वर्जन दे रहे थे। इन्होंने मुझे खुद बोला, मैं अभी काउंसलर्स को पहचानती नहीं हूँ, क्योंकि हाउस होता है तो मैं आगे बैठती हूँ
और वहाँ से उठ के हम लोग सीधा बाहर आ जाते हैं, तो पीछे 250 लोग हैं, एकदम से पहचान में नहीं आते। पहले हम लोग क्यों क्लोज हो जाते थे, हमारी जोन की मीटिंग्स होती थी, हमारी कमेटियों की मीटिंग होती थी, हम सब मिलते थे, तो हम लोग एक दूसरे को पहचानते थे। मैं चूँकि हर बार कोई ना कोई वहाँ पे सीन क्रिएट करती हूँ, तो वो लोग मुझे पहचानते हैं, और ज़्यादातर उनके पुराने लोग हैं, वो मेरे नेचर को भी जानते हैं और मैं उनके नेचर को भी जानती हूँ। मेरा सबके साथ जितने भी मेयर बीजेपी के रहे, जितने स्टैंडिंग कमेटी मीन्स जितने भी इनके लीडर हैं, मेरे सबके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। आज भी है, आज भी हम जहाँ मिलते हैं, दुबे जी मिलते हैं, राम नारायण दुबे, आज भी कोली भर के मुझे मिलते हैं। और आप देखें इनके कोई भी काउंसलर्स हैं, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, उनको पता है कि मैं उनके साथ कैसे रही, मेरी वर्किंग क्या है। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक पॉइंट, आप बेशक इनके किसी भी लीडर से मेरी आप बाइट ले लीजिएगा, मैं हाउस में कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करती हूँ, मैं पब्लिक के हित की बात करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ऑफ ऑर्डर मेरा होता है, और उसमें मैं साफ साफ वो बात करती हूँ जो पब्लिक के हित में होती है। मैंने कभी पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं। यही वजह है कि बीजेपी के सारे कॉर्पोरेटर भी मेरा साथ देते हैं, उनको पता है कि ये पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि हम पहले पब्लिक के लिए आते हैं। ठीक है, आप पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हर पार्टी का अपना वो है। हम इनके बड़े लीडरों को, जिस दिन से मैं आई हूँ, हम लोग किससे मिलते हैं? कोई मिलने के लिए तैयार ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं, हमारी किसी से मुलाकात ही नहीं होती। सब बड़े बड़े शहरों में इलेक्शन में जाते हैं, तो हमारा मकसद है अपने क्षेत्र में काम करना। इतने बड़े क्षेत्र में ये कहाँ से आए? मैंने जब आपने कल वीडियो वायरल की तो मैंने पता किया, पता लगा गोंडा से आए हैं। ये मेरे इलाके से ही नहीं है, गोंडा से है, आके यहाँ प्रॉपर्टी बना रहे हैं। जब मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में 1-2 लोगों से बात करके पूछा तो पता लगा कि प्रॉपर्टी की ये जगह का तो इनका केस चल रहा है हाई कोर्ट में। कोई मनीष गोयल करके हैं, उनके कुछ 10, 12, 15 कितने मेंबर हैं, उनकी ज्वाइंट में ये लैंड है, इनकी प्रॉपर्टी नहीं, इनके ऊपर केस भी चल रहा है इस प्रॉपर्टी को लेके। ये मुझे नहीं पता क्या डिस्प्यूट है, मैं कोर्ट से पेपर निकलवाने जा रही हूँ। मैंने नंबर भी मांगा वहाँ कि प्रॉपर्टी का क्या डिस्प्यूट है, कोर्ट में केस नंबर दे ताकि मैं उसकी पूरी असलियत निकाल सकूँ। अच्छा मैम, लगातार कहते हैं कि बार बार जेई आते हैं, एक्शन आते हैं, सिर्फ एक ही बात कहते हैं, प्रॉपर्टी जब ही बनेगी क्योंकि जो बहन प्रीति है उनसे मिलना पड़ेगा। तो नहीं, एक मिनट, अगर जेई आके कहते हैं तो सामने बुला लेना चाहिए था। जेई क्या भूत है? जब इनके पास आ सकते हैं तो मेरे तो स्टाफ में, मेरे तो डिपार्टमेंट से हैं, उसी टाइम कॉल करके मुझे बोले जी आपका जेई आया है। अगर आज ये इतना बड़ा, इतना चीख के बोल सकते हैं प्रीति करप्ट है, प्रीति ये है, प्रीति फलान है, प्रीति घूसखोर है, तो वो तब भी कर सकते हैं कि मैडम आपका जेई आया, आपने पैसे मांग रहे हैं आपके नाम पे, करते ना फ़ोन। एक बार भी किया इन्होंने। और फिर जब इनको इतना पता लग गया कि मेरा नाम आ रहा है तो मेरे पास फ़ोन करके आ सकते थे, मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते थे। ये एक काउंसलर के हस्बैंड है, मैं भी काउंसलर हूँ, तो इनका पूरा राइट बनता है मेरे से बात करने का। मैं कर सकती हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने मुझे जब जोन में बोला कि मेरे ब्रदर की एक प्रॉपर्टी आपके एरिया में बन रही है तो मैडम ज़रा देख लेना। मैं कहा देखो ऐसे है, आपके उनके पेपर है, उनको बोलो कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जाए। मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस नहीं करती, मेरे सारे डिपार्टमेंट के साथ मैं चलती हूँ, एक बिल्डिंग डिपार्टमेंट के साथ मैं नहीं चलती। उसके 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट क्यों बनने दे रहा है। मैंने जब केस डाला था लोकायुक्त में सारे काउंसलर और सारे एमएलएस का, तो मैंने जस्टिस सरीन जी से भी यही कहा था कि सर अगर कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई जज रिस्पेक्टेबल हमारे कहीं से भी दिल्ली के किसी भी कोने से गुजरते हैं तो क्या प्रॉपर्टियां लोगों को दिखाई नहीं देती? लक्ष्मी नगर से आप शुरू हो जाए, अगर एक भी अथोराइज हो तो, सब अनऑथराइज है। तो अगर सब बनती हैं तो वहाँ एक्सियन भी होते हैं, एससी भी होते हैं, कमिश्नर भी होते हैं, एडिशनल कमिश्नर भी होते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टीज अगर बनती हैं तो वो अधिकारियों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा क्या, हम तो आते चले जाते हैं। हमारी तो सीट 5 साल की होती है, तो 60 साल के लिए होते हैं यहाँ पर, और एक बार नहीं कई बार ये उन्हीं इलाकों में इनकी नियुक्तियाँ होती हैं। क्यों करते हैं? मैं तो सीधी बात करती हूँ, डिपार्टमेंट बंद क्यों नहीं कर देते ये? और बिल्कुल अगर ये स्ट्रिक्ट होकर लिख दे कि बिल्डिंग बनेगी तो आज ऐसे लोग हंगामा थोड़ी ना करेंगे जिन्होंने आज बना लिए बिल्डिंग और शोर मचा रहे। प्रीति ने मांगा, प्रीति क्या खुदा लग गई? अगर प्रीति ने आज इनसे मांगने थे तो प्रीति तो पहले बहुत कुछ ले चुकी होती लोगों से। आप इलाके में ऐसे करिए, पहले डोंडी पीटते थे लोग, ढोल बजवाते थे, ढोल बजवा दीजिए कि 15 साल से जो ये कॉर्पोरेटर है उसने किस किस से पैसे लिए बाहर आ जाए। आए ना बाहर लोग, बताएं। अगर मैंने पाप किया होगा तो मैं डरूंगी ना। उनका एक और आरोप है कि लगभग 4 साल पहले प्रॉपर्टी उनके पास आई थी, जब से जो उनका निर्माण कार्य था चल रहा था, लेकिन 1 साल से अभी रुका हुआ है क्योंकि
उनको यही दबाव बना रहे थे कि बहन प्रीति से मिले, और अब नहीं कुछ मिल पाया तो उस पर बुलडोजर चला है। देखिए, आप बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं और मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर जेईई आए थे तो मुझे फ़ोन करते, जेईई को कान से पकड़ के घसीट के लाते, मेरे पास ना लाते तो डिप्टी कमिश्नर के पास ले जाते, मुझे बुलाते, थाने ले जाते, 4 कदम पे इनके थाना है सीमापुरी, वहाँ ले जाते, मुझे भी बुलाते, वहाँ मैं भी बैठती, वहाँ सबके बीच में बोलते कि आपका जेई कह रहा है कि प्रीति पैसे मांग रही हो, तब होती बात। ऐसे क्या, ऐसे तो कुछ भी बोलते रहो। हमने मैम उनसे जब बात की कि आपके पास प्रूफ क्या है, आप क्या गए थे प्रीति से मिलने, तो उन्होंने कहा जो भी मेरे पास प्रूफ है मैं सारे कोर्ट में पेश करूंगा और मेरे पास पर्याप्त प्रूफ हैं। तो जब ऐसे में क्या नहीं, कुछ नहीं ऐसे में, अगर कोर्ट में ही प्रूफ करेंगे तो फिर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्यों बुलाया? फिर सीधे कोर्ट जाए, कोर्ट जाके अपने प्रूफ लगाए, सिद्ध करें, बात खत्म। का हाथ कंगन को आरसी क्या? उनका कहना ये भी है कि प्रीति जी प्रूफ कर दे कि हम उनके पास नहीं गए। अरे मैं क्यों करूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, वो करे ना, वो कह रहा है कि मैं आया, अच्छा चलो मैंने मान लिया, वो कह रहा है मैं आया, तो बाहर निकल के एफआईआर क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं कराई एफआईआर? ये तो एक अनपढ़ गवार किसी अंधे को भी कहेंगे तो वो कहेगा जी अभी मैंने कोई डिमांड करी थी इसने बंदे ने, तो मैं तो जाके थाने जा रहा हूँ। क्यों जी, आप बताओ मुझे, आप भी चैनल के माध्यम से बनाए, आप आम पब्लिक के बीच में खड़े होकर बाइट ले, अगर आपको कोई हड़काएगा तो आप कहाँ जाएंगे? थाने। तो ये क्यों नहीं गए इतने महीने पहले, जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं? और दूसरी बात, मैं क्या इनके कान में बोल के आई थी मेरे घर आ जाना? तो फ़ोन ही तो किया होगा मैंने, तो फ़ोन की कॉल दिखा दे मेरे पास तो किसी सिंपल आदमी की भी कॉल आती है, मैं कॉल बैक करती हूँ, उसमें लिखा नहीं आता कौन है। कभी कभी आती है कि ट्रू कॉलर में कि कौन है, कई बार हम नाम नहीं पहचान पाते लेकिन हम कॉल बैक करते हैं। लेकिन ये अगर मैंने मांग लिया, इनकी बात ही अगर मैं एग्री करती हूँ कि डिमांड की, तो ये थाने में जाके रपट क्यों नहीं लिखवाई इन्होंने? आज जो ये कोर्ट और आपका मीडिया और चैनल ले लेके बड़े बड़ी हांकरे हैं, ये तब इन्होंने मेरी एफआईआर क्यों नहीं कराई? करवा देते, मैं तो मना नहीं किया, मैंने तो किसी एक को नहीं बोला, या मैं डरी हूँ कि ये मेरी एफआईआर ना करा दो और यहाँ बैठ के मांगूंगी मैं। मेरा ये खुला दरबार है। पहली बात तो अब मैं किसी को यहाँ मिलती नहीं, जो बहुत क्लोज होता है मैं उसी को मिलती हूँ। मैं सुबह ही चली जाती हूँ क्योंकि मेरा एरिया चेंज हो गया है। मैं सुबह वहाँ जाती हूँ, 9:30-10 के बीच में निकल जाती हूँ। मैं रात को आती हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं है। घर मेरे कोई भी नहीं होता क्योंकि मेरे 2 बच्चे, एक बच्चा मेरा ख़त्म हो गया, एक बच्चा मेरा बाहर है, मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। अच्छा मैम, उन्होंने एक और सवाल उठाया कि जो इस तरीके की अनऑथराइज कॉलोनी होती है वहाँ अधिकतर कागज़ वर्क पूरा नहीं होता, ठीक है, तो जो उनकी प्रॉपर्टी है उनका भी कागज़ वर्क पूरा है, लेकिन जो अन्य जो उनके क्षेत्र में अलग अलग मकान बन रहे हैं, 300 गज की प्रॉपर्टियाँ बनी हैं, उन पर क्यों बुलडोजर नहीं चला? आखिर उन पर ही क्यों कार्रवाई हुई? एक बात बताएं मुझे। अच्छा चलिए, अभी आपने 2 अलग अलग तरीके का वो पूछा मेरे से क्वेश्चन। पहला तो ये बोला कि पहले चल रही थी धड़ल्ले से, फिर बंद हो गई इतने महीने से, ये बोला ना। तो इतने महीने में इनके सामने तो बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ बननी थी इधर उधर, जो कल के वीडियो में दिखा रहे थे। तो ये अपनी बंद करने के बजाय उनकी क्यों नहीं बंद करा के आए? भाई तुड़वाते। मेरी अगर प्रॉपर्टी सील हुई थी तो मुझे दर्द उठा था, तो मैंने पूरी दिल्ली के सारे कॉर्पोरेटर और सारे एमएलए उसमें पार्टी बनाए थे कि इनकी भी चेक करो। मैं अकेली ये भी खड़े हो जाते कि भाई मेरी बंदा कोई नहीं बनेगी इलाके में। जब इतना ऐसे करके बोल रहे हैं तो इनको बोलना चाहिए था उस टाइम। वो अब यही कह रहे हैं मैम कि अब हम पूरे इलाके के लेवल की, पूरी दिल्ली की लड़े। अब ये जो मर्जी करे, पूरी दिल्ली की लड़े, पूरी इंडिया की लड़े, पूरे भारत की लड़े, जिसको भारत चेंज हो गया। अब ये कुछ भी करे। इन्होंने जो 5 महीने 6 महीने मेरे आए हुए, तो मुझे 8 महीने 7 महीने हो गए। उस बीच में अगर इनका बंद रहा तो ये इनके सामने बहुत बनी होंगी, क्यों नहीं बोले ये? कहीं ना कहीं मेरी तो आगे ना पहले था ना अब बैन आगे होगा। अब मैं डिफेमेशन का केस करने जा रही हूँ चैनल्स पे भी, और इनके ऊपर भी जो इन्होंने वाहियात मेरे लिए बातें कही हैं, वो उसके लिए आगे कोर्ट है, और जस्टिस जो वो करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। बाकी ये नहीं हो सकता कि एक शख्स मेरे 20 साल के कार्यकाल में ये बोल दे कि मैंने पैसे मांगे और बाकी पूरा मेरा एरिया चुप बैठा रहे और वो कहे जी हमने दिए थे। आए ना बाहर कोई आए, प्रूफ करे मुझे। ऐसे नहीं है, मैं बहुत सच के साथ चलने वाली औरत हूँ। मैं अगर आप लोगों के बीच में आज बात कर रही हूँ तो मैं डर के बात नहीं कर रही कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं, वो उनकी सोच है वो क्या बोल रहा है। लेकिन मेरे 3 पॉइंट आपके चैनल के माध्यम से हैं कि अगर आप सच में किसी का वर्जन लेने आए हैं तो पहला पॉइंट ये कि उनका कोई अगर शख्स मेरे पास आया था, मैंने डिमांड की थी, तो वो उसने FIR मेरी क्यों नहीं कराई, मुझे उसी समय क्यों नहीं उसने जेल में भिजवाया,
दूसरी बात, अगर कोई जेईई कोई भी अधिकारी उनसे वो बार बार, जैसे आपने 2 बार रिपीट किया कि वो आते थे, तो वो उनको लेके थाने जाते और मुझे भी वहाँ बुलाते, आमने सामने बात होती और कमिश्नर साहब के पास भी लेके जाते रास्ते। तो अब अगर वो सुना रहे हैं मैं इसके पास जाऊँगा, तो रास्ते तो तब भी खुले हुए थे, ठीक है ना। और तीसरी बात ये प्रॉपर्टी मेरे सामने नहीं बनी, ये बाद में बनी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि बनी। मैंने उनसे तब बोला था ये वर्ड जो आपने मुझे बोला कि मैं बनने नहीं दूंगी, मैंने तब बोला था जब मेरे पे इन्होंने एलिगेशन, ब्लैकमेलर जो होते हैं एरिया में कुछ आप भी जानते हो सबको, उनके थ्रू जब ये मुझे मैसेज भेजना शुरू किया कि यहाँ डिमांड आ रही है, तब मैंने बोला था अगर डिमांड आ रही है तो अब ये बनेगी नहीं, बनेगी तो इसका मतलब डिमांड पूरी हुई है तभी बनेगी ना। जब इनका शब्द है कि मेरे से डिमांड आ रही है, अब कैसे बना लोगे आप? फिर डिमांड आने के बाद अगर आप बना रहे हो तो इसका मतलब डिमांड पूरी होगी ना सामने वाले की, तभी तो आप बनाओगे। तो अब बना लो, अब बनाओ। डिमांड तो जो डिमांड है करता है वो तो हमेशा ही करता होगा ना, फिर उसकी तो फितरत में होगी डिमांड, तो बिना डिमांड के तो प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। तो जनता को भी संदेश रहेगा क्या आपके नाम को या आपके चेहरे को यूज करके कोई किसी तरह की वारदात करता है तो क्या उनके लिए मैसेज आएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी भी पीछे काउंसलर के ऑथ लेने के बाद 3 महीने बाद मुझे पता लगा एरिया में कुछ लोग कहीं कहीं जाते हैं, कुछ डिमांड करते हैं, किसी को तंग करते हैं। मैंने तुरंत पैम्फलेट्स बंटवाए अपने एरिया में कि कोई भी किसी के पास अगर आता है और मेरे साथ आप उसको खड़े देखते हो और कोई भी मेरा नाम यूज़ करता है, तुरंत मेरे पास लेके आए, बिल्कुल भी कोताही ना बरते। और अगर आपके पड़ोस में कोई बिल्डिंग बन रही है, आप नहीं चाहते, बिल्कुल रोक दीजिए और जॉइंट कमिश्नर के पास जाइए और बिल्कुल बनने मत दीजिए, चाहे जो मर्जी हो। उनका कहना मैडम ये है कि वो आपसे कभी भी नहीं मिले हैं, उनके कोई सहयोगी या दोस्त हैं जो कि आपसे मिले थे, जिनका आप कह रहे हैं कि वो आप उनसे मिले थे, वो आपसे कभी नहीं मिले जोन में, वो कोई और थे? मुझे क्या पता कौन था, मैंने तो अभी बताया मैं किसी को भी नहीं जानती। उन्होंने ही बताया ये मेरी बीवी है, ये पार्षद है। आज भी अगर मेरे पास 70% अगर काउंसलर मेरे सामने आ जाए तो मैं नहीं पहचान सकती। आप यहाँ की बात छोड़ो, ये मैं बता देती हूँ, कल हमारा हाउस था, मैं मेयर शैली के रूम में थी, तो मेयर महोदया के रूम में हम बैठे थे, तो एक शख्स कोई बैठे थे, पार्टी से थे, तो मैंने अपने साथ जो मेरे बैठे थे काउंसलर, मैंने उनसे पूछा धीरे से, मैं कहा ये कौन है? कहने लगे यही तो पार्टी के मुखिया हैं, सीएम साहब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी जिम्मेदारी इनको दी हुई है, तो ये आज एजेंडे पे कुछ बात करने आए हैं। तो आप ये सोचिए, मैं अब तो पार्टी वालों को नहीं पहचानती, तो सामने वाली पार्टी के वालों को कहाँ से पहचानूंगी? ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात एक और होती है, हर इंसान का एक स्वभाव होता है कि सबकी पहचान करना, उनके नंबर लेना, उनसे बातें करना, मेरा ये स्वभाव नहीं है। मैं अपने एरिया में, चाहे मैं ये नहीं देखती कास्टिज़म कौन है, मैं ये नहीं देखती किस कैटेगरी क्या है, मेरे ये होता है जो भी आया किस पार्टी से, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे है कि मैं जीत गई, मुझे सबके काम करने हैं, बस मेरा मकसद काम है। मैं चाहती हूँ मैं अब लास्ट पड़ाव पर हूँ अपनी ज़िंदगी में, अब 65 ईयर्स की हो गई, तो 65 साल की उम्र में मैं जो मेरे को टाइम मौका मिला, मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगी कि मेरे को लोग मेरे एरिया के याद ज़रूर मेरे काम को करेंगे, मुझे करे ना करें, लेकिन काम को ज़रूर याद करेंगे। लेकिन इस तरह के लोग जो मुझे कहें कि मैं पैसे की डिमांड करती हूँ, ऐसे लोगों को तो हिसाब इनका कोई छोर ही है। जो कह रहे हैं डिमांड करी, तो ये थाने क्यों नहीं गए? मुझे तो ये बड़ी समझ नहीं आ रही। अब ये दुआइयाँ दे रहे हैं, मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, थाना 4 कदम पे थाना था सीमापुरी, कहीं दूर नहीं जाना था, क्यों नहीं गए? ये चले जाते। मैडम अगर वो अब अच्छा और छोड़िए, ये कहीं कहीं जहाँ इन्होंने फाइलें लगाई अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, वहाँ मेरे नाम से कंप्लेंट लगा दी होती। क्या की पार्षद मुझे ब्लैकमेल कर रही है? क्यों नहीं लगाई? मेरे को कोई तंग करेगा, आज कल मेरे साथ ऐसा हुआ बिहेव, मैं तो आज ही सारा कुछ कराई। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी होगी ना कि मैं कहाँ ठीक हूँ, तो मेरे को क्या करना है, मैं तो अपना पक्ष रखूँगी। आपने मुझे कॉल की कि हम आना चाहते हैं, कि मोस्ट वेलकम, आप आओ। ये तो कल भी कर सकते थे आप लोग, जो आपने वायरल किए। मैडम अब वो आपसे कोर्ट में बात करना चाहते हैं, अब तो कोर्ट में करने के लिए पूछने की क्या जरूरत है? कोर्ट में से नोटिस आएगा, चले जाएंगे। ठीक है मैम।